क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के आदिवासी और दलित समुदायों की जमीन उनके हाथों से कैसे और क्यों छिन गई? यह सिर्फ जमीन की कहानी नहीं बल्कि इनकी पहचान, संस्कृति और आज़ादी की जंग है। जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि इसकी जड़ें उस सदियों पुरानी लड़ाई में हैं जो जमीन और हक के लिए लड़ी गई। इस संघर्ष में एक अहम पड़ाव है पेसा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। आज हम इस कहानी को गहराई से समझेंगे। पेसा एक्ट क्या है, इसे किन परिस्थितियों में बनाया गया, इसमें क्या बदला और आज भी यह क्यों अधूरी उम्मीदों का प्रतीक बना हुआ है। यह उन लाखों आदिवासियों और दलितों की कहानी है जिन्होंने अपनी जमीन, जंगल और सम्मान को बचाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। तो चलिए इस ऐतिहासिक और भावनात्मक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारे चैनल का नाम बदलकर अब मनीष स्पेयर हो गया है। पहले आप इसे जोहार टीवी बिरसिंह के नाम से जानते थे। दोस्तों, नाम बदला है लेकिन सोच वही है। दलित, आदिवासी, पिछड़े बहुजन समाज, महिलाएं और शोषित वंचित वर्ग की आवाज और विज्ञान, इतिहास, समाज की गहरी रिसर्च आपके सामने लाना ही हमारा उद्देश्य है। आपसे बस यही गुजारिश है कि इस नए नाम मनीष स्पेयर को भी उसी प्यार और समर्थन से आगे बढ़ाएं जैसा आपने जोहार टीवी बिरसिंहपुर को दिया। कमेंट में बताइए कि आपको ये नाम कैसा लगा। फिलहाल हम आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, भारत में जमीन का मसला सदियों पुराना है। 18वीं सदी में जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने जमीन के मालिकाना हक को पूरी तरह बदल दिया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया। इस कानून ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिक बना दिया। जमींदारों को इतनी ताकत मिली कि वे गरीब किसानों, खासकर आदिवासियों और दलितों से मनमाना लगान वसूलते थे। एक किसान जो अपनी जमीन पर खून पसीना बहाता था, उसे अपनी फसल का आधा हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था। बाकी ब्रिटिश सरकार को टैक्स के रूप में चला जाता था। कई बार किसानों को अपनी जमीन तक छोड़नी पड़ती थी क्योंकि वे लगान नहीं चुका पाते थे। जंगल जो आदिवासियों को घर, उनकी आत्मा और जीवन का आधार थे, उन पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया। 1865 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ जिसके तहत जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया। आदिवासियों को उनके जंगलों से बेदखल कर दिया गया जहां से वे भोजन, दवाइयां और लकड़ी लेते थे। कभी झूठे कागजात बनाकर, कभी गलत नियमों का इस्तेमाल करके उनकी जमीनें जमींदारों और ब्रिटिश कंपनियों के हवाले कर दी गई। मिसाल के तौर पर झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों में लकड़ी और खनिज के लिए बड़े पैमाने पर कटाई और खनन शुरू हुआ जिसने आदिवासियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। इस अन्याय के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह का रास्ता चुना। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ जब सिद्धू और कान्हू ने झारखंड में जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार उठाए। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कहा, हम अपनी जमीन और सम्मान को बचाएंगे। लेकिन ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को पूर्णतः से कुचल दिया। फिर 1899-1900 में बाबा बिरसा मुंडा ने झारखंड में उलगुलान यानी महाविद्रोह का नेतृत्व किया। बाबा बिरसा ने नारा दिया, अबुआ देशोमरे अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। उन्होंने आदिवासियों को उनकी जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बाबा बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंड समुदाय ने कई बार विद्रोह किए। 19वीं सदी में गोंड राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन उन्हें भी फांसी दे दी गई। इन विद्रोहों ने दिखाया कि आदिवासी अपनी जमीन और पहचान के लिए कितने जुझारू थे, लेकिन हर बार सत्ता की ताकत ने उन्हें दबा दिया। स्वतंत्रता के बाद उम्मीद थी कि आदिवासियों और दलितों को उनका हक मिलेगा। भारत सरकार ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जमीन का असल मालिकाना हक इन समुदायों तक नहीं पहुंचा। 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट जो ब्रिटिश काल में बना था, आजादी के बाद भी इस्तेमाल होता रहा। इसके तहत रेलवे, सड़कें, खनन और बड़े बड़े बांधों जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए आदिवासियों की जमीन जबरन ले ली गई। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में उड़ीसा में हीराकुंड डैम के निर्माण के लिए हजारों आदिवासियों को उनके गांव से हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट के लिए भी यही हुआ। इन परियोजनाओं ने देश के विकास को तो बढ़ा दिया, लेकिन आदिवासियों को बेघर कर दिया। बिना उचित मुआवजे या पुनरावास के ये समुदाय हादसे पर धकेल दिए गए। यह अन्याय न केवल उनकी जमीन छीन रहा था बल्कि
इनकी संस्कृति, परंपराएं और पहचान को भी मिटाने की साजिश थी। और सिर्फ आदिवासी ही नहीं, दलित समुदाय भी इसी दौर में दोहरी मार झेल रहा था। जमींदारी उन्मूलन के बाद भी दलितों को जमीन का असली हक नहीं मिला। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भूमिहीन दलित आज भी बड़े किसानों की जमीन पर मजदूरी करते रहे और यही सामाजिक आर्थिक भेदभाव उन्हें हाथ से पड़ ले गया। लेकिन सवाल उठता है, अगर आपकी जमीन, आपका घर, आपकी जड़ें छीन ली जाए तो आप क्या करेंगे? यह वही सवाल था जो आदिवासियों और दलितों के मन में गूंज रहा था और यहीं से एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस अन्याय के खिलाफ आदिवासियों और दलितों की आवाज धीरे धीरे बुलंद होने लगी। 1960 और 70 के दशक में आदिवासी संगठनों ने अपने हक के लिए आंदोलन शुरू किए। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में उन्होंने पंचायतों, सड़कों और कोर्ट में अपनी जमीन और जंगलों की रक्षा की मांग की। इन आंदोलनों की वजह से सरकार पर दबाव बनाया कि आदिवासियों को उनके अधिकार दिए जाएं। इसी दौर में संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 ने पंचायती व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों में यानी आदिवासी इलाकों में इसे सीधे लागू करना आसान नहीं था। इसलिए संविधान के 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत एक नया कानून लाने की जरूरत हुई। यह पृष्ठभूमि थी पेसा एक्ट की। इसी दबाव का नतीजा था 1996 में भारत सरकार ने पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट यानी पेसा एक्ट को संसद में पास किया। यह एक्ट संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत बनाया गया था, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मकसद था ग्राम सभाओं को सशक्त करना ताकि आदिवासी अपनी जमीन, जंगल और जल संसाधनों पर नियंत्रण कर सके। अब पेसा एक्ट के साथ साथ एक और अहम कानून आया, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 मतलब FRA। इसमें आदिवासियों को जंगलों में उनके परंपरागत अधिकार दिए। दोनों कानून मिलकर आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच बने, लेकिन जमीनी हकीकत में इनका पालन आज भी अधूरा है। यह एक्ट एक वादा था कि आदिवासी अपने जमीन और संसाधनों के मालिक होंगे। यह उनकी आत्मनिर्भरता और स्वशासन का प्रतीक था। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच था। पेसा एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की थी। अधिकतर राज्यों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बड़े उद्योगपतियों, राजनेताओं और प्रशासन की मिली भगत से आदिवासियों की जमीनें छीनती रही। कागजों पर तो ग्राम सभाओं को अधिकार मिले, लेकिन हकीकत में उनकी आवाज को दबाया गया। उदाहरण के लिए उड़ीसा में 2000 के दशक में कई खनन परियोजनाओं के लिए ग्राम सभाओं की सहमति को नजरअंदाज किया गया। कंपनियों ने प्रशासन के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाए और आदिवासियों को बेदखल कर दिया। यह पेसा एक्ट का खुला उल्लंघन था, लेकिन सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली। फिर भी पेसा एक्ट ने कुछ जगहों पर बदलाव लाया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मेंढालेखा गाँव इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। इस गाँव ने पेसा एक्ट का इस्तेमाल करके अपने जंगलों और संसाधनों पर नियंत्रण हासिल किया। उन्होंने तेंदुपत्ता की बिक्री से लाखों रुपए कमाए और अपने गांव के स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सड़कों के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, यह दिखाता है कि पेसा एक्ट अगर सही से लागू किया जाए तो यह आदिवासियों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसी तरह झारखंड में पाथल गाड़ी मूवमेंट भी पेसा की ताकत को दर्शाता है। गाँव वालों ने अपने गाँव की सीमा पर बड़े पत्थर गाड़ कर लिखा, ग्राम सभा ही सर्वोच्च है। यह आंदोलन सरकार और कंपनियों को सीधा संदेश था कि आदिवासी अपने अधिकारों को छोड़ने वाले नहीं हैं। जमीन और हक की इस लड़ाई में आदिवासियों और दलितों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर मंच पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। कोर्ट में उनके हक में फैसले आए। 1997 में समता वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में खनन के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसमें पेसा एक्ट की ताकत को रेखांकित किया। लेकिन ये फैसले अक्सर कागजों तक सिमट गए। प्रशासन और कंपनियों ने ग्राम सभाओं की सहमति को नजरअंदाज किया। जब शांतिपूर्ण आंदोलन दबाए गए तो कई आदिवासियों का गुस्सा हिंसा में बदल गया। यहीं से नक्सलवाद ने जन्म लिया। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी गांव में शुरू हुआ यह आंदोलन आदिवासियों और दलितों के दर्द का प्रतीक था। नक्सलवाद की जड़ें गहरी थी। यह सिर्फ हिंसा नहीं थी, बल्कि उस पीड़ा और अन्याय का नतीजा था जो सालों से आदिवासियों और दलितों पर थोपा गया। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में नक्सलवादी समूहों ने आदिवासियों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। झारखंड के जंगल संथाल जैसे नेताओं ने अपने समुदाय की आत्मा और पहचान को बचाने के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। लेकिन इस हिंसा ने एक नया तनाव पैदा किया। सरकार ने नक्सलवाद को कुचलने के लिए एक सख्त कदम उठाए। छत्तीसगढ़ में 2005 में शुरू हुआ सलमा जुडूम अभियान इसका उदाहरण है। इस अभियान
संविधान में आदिवासियों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। गांव जलाए गए, लोग विस्थापित हुए और हजारों निर्दोष आदिवासियों की जानें गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस अभियान को असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। दोस्तों, आदिवासी और नक्सलवाद पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो बना रखा है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे जरूर देखें। फिलहाल हम वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, इस बीच कई आदिवासी और दलित समुदायों ने शांतिपूर्ण रास्ता चुना। उड़ीसा के न्यामगिरी पहाड़ों में टोंडिया कोंड जनजाति ने वेदांता कंपनी के खिलाफ 2000 के दशक में एक ऐतिहासिक आंदोलन चलाया। उन्होंने अपनी पवित्र पहाड़ी और जंगलों के बचाने के लिए ग्राम सभाओं का इस्तेमाल किया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और खनन परियोजना रद्द कर दी गई। यह पेसा एक्ट की ताकत का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। दोस्तों, आज भी आदिवासी और दलित समुदाय अपनी जमीन और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2023 तक भारत में लगभग 10.4 करोड़ आदिवासी हैं, जो देश की आबादी का 8.6% है, लेकिन इनमें ज्यादातर लोग गरीबी, अशिक्षा और भेदभाव का शिकार हैं। आंकड़े बताते हैं कि आजादी के बाद से अब तक लगभग 5 करोड़ लोग विकास परियोजनाओं से विस्थापित हुए हैं, जिनमें से करीब 40% आदिवासी हैं। सिर्फ 2001 से 2020 तक झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही 20 लाख हेक्टेयर जमीन खनन और उद्योगों के लिए अधिग्रहित की गई। पेसा एक्ट के बावजूद कई राज्यों में इसका सही कार्यान्वयन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल में 2019 में कोयला खनन के लिए हजारों पेड़ काटे गए। बिना ग्राम सभाओं की मंजूरी के उड़ीसा में बॉक्साइट खनन के लिए आदिवासियों को उनके गांव से हटाया गया। ये मामले पेसा एक्ट के उल्लंघन के स्पष्ट एग्जाम्पल हैं। जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। कई आदिवासी समुदायों को पेसा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी नहीं है। जटिल कानूनी प्रक्रियाएं और दस्तावेजों में गड़बड़ी उनके लिए रुकावट बनती है। इसके अलावा दलित और आदिवासी समुदायों के बीच सामाजिक आर्थिक भेदभाव इनकी एकता को कमजोर करता है। राजनीतिक पहल भी समझना जरूरी है। अगर ग्राम सभा को सच में ताकत मिल जाए तो बड़े कॉर्पोरेट्स और सरकारों के लिए खनन और उद्योग चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से कई बार प्रशासन और कंपनियां मिलकर ग्राम सभा की असली शक्ति को दबा देती है। महिलाएं इस संघर्ष में एक अहम भूमिका निभा रही हैं। छत्तीसगढ़ की सोनी सूदी, जो एक आदिवासी शिक्षिका और कार्यकर्ता है, में नक्सलवाद और सरकारी दमन के बीच अपनी आवाज उठाई। 2011 में उन्हें नक्सलवाद होने के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वे आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। दोस्तों, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले पेसा एक्ट को पूरी तरह लागू करना होगा। ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार दिए जाएं, ना कि कागजी। दूसरा, आदिवासियों और दलितों में कानूनी जागरूकता बढ़ानी होगी। एनजीओ और सामाजिक संगठन इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तकनीक एक बड़ा हथियार बन सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आदिवासी अपनी कहानियां और संघर्ष को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर #SaveHasdev जैसे अभियान ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। युवा पीढ़ी को शिक्षित करना भी जरूरी है। अगर आदिवासी और दलित युवा अपने अधिकारों को समझें तो वे इस लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही सरकार को चाहिए कि वह विकास परियोजनाओं में आदिवासियों को हिस्सेदार बनाए, ना कि उन्हें विस्थापित करे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि सम्मान, पहचान और न्याय की है। पेसा एक्ट ने आदिवासियों और दलितों को एक नई उम्मीद दी, लेकिन उसका असल प्रभाव तभी होगा जब इसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से लागू किया जाए। यह लड़ाई केवल आदिवासियों और दलितों की नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की भी है। लेकिन सवाल तो यह है कि हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ हर किसी को उसका हक मिले, बिना किसी भेदभाव के। क्या पेसा एक्ट भारत की जड़ों को बचा पाएगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी संघर्ष है जो हमें मिलकर पूरा करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी छोटी सी मदद इन अनसुनी आवाजों को बुलंद कर सकती है। आइए सच को समझे, समर्थन करें और बदलाव का हिस्सा बने। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।